Salam marhaba adab greetings Sange beautiful people. I am Ali Hassan and you are watching 3 Hours of UET vlogs. ओके तो टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में, और ऑब्वियसली अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप मालूमात भी इसी तरह की हासिल करना चाहते हो. सो दिस वीडियो विल बी अबाउट द थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. जो नॉर्मली स्टूडेंट की साइकी होती है ना लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, वो ये होती है कि बस अब आखिरी साल है, अब हमने बस हल्ला गुल्ला करना है अपने स्टूडेंट्स, अब हमने अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ करनी है और जूनियर्स को तंग करना है और बस मेमोरीज बनानी है. तो इस माइंडसेट को थोड़ा सा मैं इस वीडियो में चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है ना वो आपके फ्यूचर पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है. ठीक है, अगर आप उसको वेस्ट करते हैं तो इट विल हैव एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन योर फ्यूचर. ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर दो तरह की ऑडियंस को टारगेट करूँगा, दो तरह के स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगा. फर्स्ट वो स्टूडेंट्स जिनका प्लान है कि उन्होंने आफ्टर बैचलर्स मास्टर्स करना है. ठीक है, बैचलर्स के बाद उनका इरादा यार नहीं अभी पढ़ना है और. ठीक है, और मास्टर्स के लिए भी वो लोग जो कि स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेके बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके इसे अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएस करना चाहते हैं. और दूसरे वो लोग जो कहते हैं यार बस अब बैचलर्स कर लिया है, बहुत पढ़ लिया है, इसके बाद जॉब करना है, और उसके बाद अगर जॉब की रिक्वायरमेंट हुई कि मास्टर्स ज़रूरी है तो फिर हम मास्टर्स कर लेंगे. ठीक है, तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो होगी. तो फर्स्ट उन स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं जिनका ये प्लान है कि उन्होंने मास्टर्स करना है. ठीक है, तो उन्हें क्या क्या करना है अपनी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द मास्टर्स डिग्री. ठीक है, ताकि वो मास्टर्स डिग्री के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, और प्लस मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, या मास्टर्स डिग्री के मास्टर्स फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ को आप टाइमली प्रिपेयर कर सकें. ठीक है, तो फर्स्ट चलते हैं हम. फर्स्ट इज़ एसओपी या मोटिवेशन लेटर. आपको पता है अगर आपने मास्टर्स करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोटिवेशन लेटर, या जिसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ठीक है, तो अगर आपने मास्टर्स का प्लान है ना तो आप टाइमली, जैसे आप 7th सेमेस्टर में आते हैं या 7th सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट करते हैं 8th सेमेस्टर में स्टार्ट में आते हैं, जितना आप टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, आपने मोटिवेशन लेटर लिखना शुरू कर देना, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे बोलते हैं. थोड़ा सा फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर, और राउंड अबाउट ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं. ठीक है, तो अगर आप एक भी लिख लेते हैं तो वो दूसरे के भी द सेम जो टेक्स्ट होगा दूसरे भी लेटर के लिए काम आ जाएगा. तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है. इसमें बस होता ही है कि अपने बारे में बताना होता है, और प्लस आपने अपनी सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल इसके अंदर लिखनी होती है. उसके बाद आपने ये लिखना होता है कि आप क्यों मास्टर्स स्कॉलरशिप, आपको क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, आप क्यों बाहर से मास्टर्स करना चाहते हैं. ठीक है, इसके बारे में लिखना होता है. इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा फर्स्ट, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ की डिटेल बताना शुरू हो गया तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी. ठीक है, तो पहली चीज़ आपने क्या करना है, टाइमली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर मोटिवेशन लेटर लिखना शुरू कर देना. सेकंड इज़ रिकमेंडेशन लेटर. अब आप चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आपको चाहिए होता है रिकमेंडेशन लेटर. ठीक है, तो ये आप रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्ड करते हैं बाहर फैकल्टी को. फ़ॉरेन जब आपने फ़ॉरेन स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए होता है तो आप फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ढूंढते हो, फिर उसमें सुपरवाइज़र या फैकल्टी को टारगेट करते हो, उसको सर्च आउट करते हो, फिर उन्हें मेल करते हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन लेटर. रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जिन 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 टीचर से पढ़ा होता है उनमें से 2-3 टीचर्स से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनाना होता है. उसमें वो ये लिखते हैं कि जी स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मैंने इस टीचर फैकल्टी लिखती है. ठीक है, जिनसे आप लेटर बनवाने जाओगे वो लिखोगे कि इसको मैंने वो लिखेगा कि मैंने इस स्टूडेंट को इस सेमेस्टर में पढ़ाया है और ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है और इसके अंदर ये स्किल्स हैं, और सॉर्ट ऑफ जिस तरह आप किसी बंदे को रिकमेंड कर रहे होते हैं ना कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है, प्लीज़ कंसिडर हिम फॉर द स्कॉलरशिप. ठीक है, तो सेकेंड चीज़ इज़ रिकमेंडेशन लेटर. थर्ड इज़ कि ऑब्वियसली अगर आपने मास्टर करना है बाहर से तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है ना कि बाहर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस किस स्कॉलरशिप पे बाहर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो तो हम कहाँ पे थे, अपॉर्चुनिटीज़ पे.
तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखना पड़ेंगे ना कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स होते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्स है ना वो है स्कॉलरशिप नेटवर्क्स का एक पेज है और एक जॉब सीकर्स का पेज है, ठीक है। ये दो पेजेस हैं जिन पे ऑलमोस्ट हर किस्म की स्कॉलरशिप्स की फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाती है। कोई भी जो एडमिन्स होते हैं वो पोस्ट कर देते हैं और फिर उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईच एंड एवरी थिंग, डेडलाइंस क्या हैं, ठीक है। तो आपने फेसबुक के ऊपर ये दो पेजेस हैं, इनको आप नाम याद रख लें, एक स्कॉलरशिप नेटवर्क्स एंड एक जॉब सीकर्स का ग्रुप है, ठीक है। ये आपने लाइक कर लेना है और इनकी पोस्ट रेगुलरली चेक करते रहना है, ठीक है। तो ताकि आपको आइडिया हो जाए ना कि स्कॉलरशिप कैलेंडर का कौन कौन सी जो स्कॉलरशिप्स रहती हैं वो कब कब आती हैं। फिर 5th पे आ जाता है रिसर्च प्रपोजल। मास्टर्स करने के लिए आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, देन आपको चाहिए रिसर्च प्रपोजल। जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है कि मैंने प्रीवियसली इस चीज़ पे काम किया हुआ है और मैं इन फ्यूचर ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपने 2-3 पेजेस पर एक अच्छा कंसाइज प्रिसाइज सा आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। इसमें आप लिखते ये हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रोबोट बना रहा हूँ कि मैंने बाइपेड रिपोर्ट के ऊपर उसकी बैलेंसिंग पे काम किया है और मैं फ्यूचर को भी यही काम लेके आगे चलना चाहता हूँ ताकि जो भी मतलब, ठीक है, आप समझा रही है इस चीज़ को रिसर्च में। इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने FYP को ही लेके चलते हैं। FYP में वो लिख देते हैं कि मैंने इस चीज़ की रिसर्च किया है और मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप उससे रिलेटेड उस अपनी रिसर्च से रिलेटेड फैकल्टी को मेल करते हैं, ठीक है। जब आप फैकल्टी सुपरवाइजर आ रहे होते हैं ना उनको आपने लिखना होता है। अच्छी चीज़ ये होती है कि आप 2-3-4 अच्छे रिसर्च प्रपोजल्स लिख के रखें ताकि आपको कोई भी अच्छा स्कॉलरशिप है तो मिस ना हो जाए। कभी कभी रोबोटिक्स रिलेटेड स्कॉलरशिप्स आते हैं लेट से, और आपने जो रिसर्च प्रपोजल लिखा होता है लेट से वो प्योर पावर का होता है तो ऑब्वियसली फिर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते। 3-4 अच्छे रिसर्च प्रपोजल्स लिख के रख लें। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर अच्छी खासी डिटेल हर एक स्टेप पे बताई जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम बता सकूँ, ठीक है, कम से कम बताऊं और मतलब एक समराइज। बाकी इंशाल्लाह मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 5th चीज़ थी रिसर्च प्रपोजल। 6th इज़ आइल्स। अगर आपने मास्टर्स बायो से करना है और अच्छा स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे स्कॉलरशिप में यूग्रेड है, डार्ड स्कॉलरशिप आते हैं, इसके अलावा कोरिया के स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम UK ऑस्ट्रेलिया साइड के स्कॉलरशिप्स होते हैं या ब्रिटेन, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आइल्स क्लियर किया हो, ठीक है। और आइल्स भी सिर्फ क्लियर ना किया हो कि एटलीस्ट 7.5 बैंड का क्लियर किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप आइल्स अगर दें नहीं तो एटलीस्ट आइल्स की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। और आइल्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा दे दूँ कि आइल्स होता क्या है, किससे प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आइल्स का प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, ठीक है। तो 6th चीज़ कि आपने आइल्स की तैयारी करना शुरू कर देनी है और जैसे ही आपको लगे कि आप प्रिपेयर हो गए हैं तो आप आइल्स दे भी दें, ठीक है। दे नहीं क्योंकि उसकी लिमिट होती है, 2 साल के बाद आइल्स एक्सपायर हो जाता है। तो कोशिश करें जैसे ही मतलब एंड पे दें, ये ना होता 7th सेमेस्टर पे आप 7th सेमेस्टर के स्टार्ट पे लेट से आप आइल्स दे दें तो 2 साल के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा और खुदा न खास्ता आपको अगले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलता, उससे अगले साल मिलता है तो आपको फिर दोबारा से आइल्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग सुपरवाइजर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपने 8th सेमेस्टर के अंदर करना है। इस बात पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्कॉलरशिप लेने से पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ती है किसी यूनिवर्सिटी या फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद किसी फैकल्टी मेंबर से कि हाँ आई एम विलिंग टू सुपरवाइज यू इफ़ यू कैन गेट द स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उसकी भी आप तैयारी करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में अगर आप वीडियो नहीं बनाऊँ तो आप अपने सीनियर्स से जब कांटेक्ट करेंगे ना जो बायो से मास्टर करने गए हुए हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छा बता देंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा शॉर्ट रहूँगा। फिर आ जाता है मेंटेन योर GPA। अगर आप बाहर से मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपने GPA मेंटेन करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कोशिश ये करनी है कि आपका GPA 3.5 या 3.4 इससे नीचे ना जाए, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, और स्कॉलरशिप यकीन करें इतना अच्छे होते हैं कि आप पर मंथ 1-1 लाख 2-2 लाख बचाते भी हैं, इतना आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है पर मंथ, ठीक है। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये अच्छी ये मतलब अगर बंदे को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए ना तो वो जॉब्स के इक्वली होता है और साथ साथ आपका मास्टर्स भी होता रहता है, आप घर पैसे भी भिजवा सकते हैं। तो आपने GPA मेंटेन करना है, ठीक है।
ये थी कुछ बातें फॉर मास्टर्स। अब आ जाते हैं वो लोग जो जॉब्स करना चाहते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि मैंने मास्टर्स के बाद, मैंने बैचलर्स के बाद जॉब्स करनी है। अच्छा, अब जो जॉब करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑब्वियसली कि जॉब टेस्ट के बारे में देखना शुरू कर दें कि जॉब टेस्ट किस तरह के आते हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स पाकिस्तान के अंदर जो होती हैं उन्होंने जॉब टेस्ट लेती हैं, और जॉब टेस्ट के बाद इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू के बाद वो आपको हायर करते हैं। तो आपने जॉब टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देनी है। जॉब टेस्ट की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, उनकी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन की बुक्स होती हैं। अगर आप लेट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की हांडा वी के मेहता की एमसीक्यूज़ बुक है, स्मार्ट सीरीज़ है आपके पास, और हमारे पास कौन सी है, हांडा वी के मेहता बी एल थराजा की आपके पास बुक है, जो कि एमसीक्यूज़ बुक होती है, और ऑलमोस्ट इसी से एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं। इसी तरह मैकेनिकल की अगर आप जाते हैं तो खुरमी की बुक होती है, इसी तरह सिविल में भी आएगी खुरमी की बुक है। तो जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड टेस्ट प्रिपरेशन बुक्स होती हैं, वो आप ख़रीद लें और उसको आप टाइमली तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि हज़ारों एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आप साथ साथ ही कर सकते हैं। अगर आप 7th और 8th सेमेस्टर में करेंगे ना उसकी प्रिपरेशन, तो आप ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। प्लस आप जब 7th और 8th सेमेस्टर में जॉब टेस्ट प्रिपरेशन बुक्स ख़रीद लेंगे ना, तो वो एमसीक्यूज़ बहुत ही अजीब से होते हैं। आप को एज ये होगा कि आपको अगर कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा तो आप फ़ौरन से टीचर से जाके पूछ सकते हैं कि मुझे एमसीक्यूज़ नहीं समझ आ रहा, तो वो आपको गाइड कर देंगे। हम प्रिपरेशन बुक्स ख़रीदते ही ग्रेजुएशन करने के बाद हैं, तब हमें कोई मुँह ही नहीं लगाता। मतलब ऑब्वियसली अगर आप टीचर को मैसेज करेंगे अब मुझे ये समझा दें, तो वो नहीं समझाएंगे, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता। तो 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर आपने ये करना है कि बुक्स ख़रीद लेनी है ताकि आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। फिर उसके बाद जॉब टेस्ट की बुक्स भी हैं और प्लस कुछ साइट्स भी हैं, ठीक है। बुक्स के अलावा साइट्स कौन सी, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक है indiabix.com होगा, एक है pakmcqs.com या .org। आप गूगल पे खाली पाक एमसीक्यूज़ लिखेंगे तो उसकी साइट आ जाएगी। हर किस्म के इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन डिग्रीज़ जो होती हैं उसके एमसीक्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फिर आ जाती है एग्ज़ाम वेडा। ये 3 बहुत ही अमेजिंग साइट्स हैं जॉब टेस्ट एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने ज़रा देख लेना है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है इससे एमसीक्यूज़ की। नेक्स्ट आता है ऑब्वियसली यस, कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स हु आर ऑलरेडी डूइंग जॉब। अब जो जॉब आप देखेंगे कि आपसे जो 2-3 साल सीनियर्स हैं ना, वो ऑब्वियसली जॉब्स कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप उनसे कांटेक्ट में रहें। वो आपको बता देंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का होता है और उसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी होती है। तो यही है, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, आपको पता है। इस तरह के आपके लिंक्स, अगर आप सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व है ना, किसी सोसाइटी का पार्ट है, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है सोसाइटी के सीनियर से भी कांटेक्ट में रहने का, ठीक है। तो सोसाइटीज़ ज्वाइन करें ओनली फॉर द सेक ऑफ दिस, ठीक है, टाइम वेस्ट के लिए नहीं। मतलब कि हमारा ये होता है कि जैसे ही कोई काम की वर्कशॉप्स होती हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। बल्कि वो पीछे अगर आप देख रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट था मैं भी साहिब की सोसाइटी का, तो हमारा भी ये सीन होता कि जब भी हम कोई टेक्निकल वर्कशॉप अरेंज कराते थे तो उसके अंदर ऑडियंस बहुत ही कम होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई फ़नी किस्म की वर्कशॉप हो गई, कोई गेम करा ली, तो बहुत ज़्यादा। तो आपने कोशिश करना है कि टेक्निकल जो वर्कशॉप्स हो रही हैं वो आप लेते रहें, ठीक है। तो उससे आपका ये होता है कि एलुमनाई नेटवर्क भी होता है, आप सोसाइटीज़ का एक खास, तो आप उससे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। फिर आ जाता है गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स वैसे तो मिलती नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, और वो है भी ना कि अगर इंसान ने मेहनत की हो ना, तो मेहनत का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। हमारी ये होती है मेंटालिटी कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती, तैयारी हमने करनी नहीं होती, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने पूरी करनी नहीं होती। चलें 50% होगी बिकी हुई सीट्स, बाकी तो 50% ट्रांसपेरेंट ही होंगे ना, तो उस 50% में आपका नाम भी हो सकता है। हमें एक टीचर कहा करते थे कि अगर एक नॉन डिज़र्विंग बंदे को, जिसने मेहनत नहीं की हुई, उसके लिए कोई सिफारिश वाला मिल सकता है उसको, मतलब उसको उसके लिंक्स हो सकते हैं, तो आप अगर मेहनत करेंगे ना, तो आपके लिए भी अल्लाह कोई स्पेशल वसीला ज़रूर भेजेगा, ठीक है। कि मेहनत का फल अल्लाह कभी भी रहेगा नहीं करने देता, नहीं जाने देता। तो गवर्नमेंट जॉब्स नेस्कॉम में आती हैं, केआरएल में आती हैं, एटॉमिक में आती हैं। इसके अलावा जनरल एफपीएससी और पीपीएससी किस तरह देना है, इसकी वेबसाइट्स हैं। इसकी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं,
जॉब्स कब आती हैं इसके बारे में भी आपने प्रिपेयर करना शुरू कर देना। नेस्कॉम केआरएल एटॉमिक की जो वेबसाइट्स होती हैं ना वो बड़ी अजीब सी होती हैं, कैरियर्स 1737, HR 1228, मतलब इनके नाम से वेबसाइट नहीं होती फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो और इनकी जॉब पे अच्छी होती है, मतलब इवन अभी भी ये स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन 1 लाख अबव दे रहे हैं, ठीक है। नेस्कॉम केआरएल एटॉमिक, तो इनकी आपने देखने हैं कि किस तरह से टेस्ट होती है। फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब जो करना चाहते हैं, प्लस मास्टर्स भी, प्यास फेलोशिप, प्यास भी फेलोशिप ऑफ़र करती है। इसके अलावा जो नेस्कॉम होती है ना ये भी फेलोशिप ऑफ़र करते हैं, ये लम्स वगैरह में भेज देते हैं मास्टर्स के लिए। तो इन दो अपॉर्चुनिटीज़ को आपने देखना है। फेलोशिप में होता है कि आपको 2 साल का मास्टर्स करवाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद आपको जॉब दे देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्यास की जो फेलोशिप होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट कैसे बनता है, इसकी भी आपने तैयारी करना शुरू कर देनी है टाइमली। ओके, ये कुछ बातें थी जॉब्स के लिए। अब कुछ जनरल बातें हैं। जनरल में पहले आ जाते हैं हम लास्ट ईयर। हाँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट ईयर वेस्ट करने के लिए नहीं होता, आपने उसे यूटिलाइज़ करना है न्यू स्किल्स सीखने के लिए। कुछ जनरल बातें हैं फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू डू मास्टर्स और आर प्लानिंग टू डू जॉब्स। तो उन्होंने क्या करना है कि न्यू स्किल सीखना शुरू कर देना है, सर्टिफिकेशंस हासिल करना शुरू कर दें। सर्टिफिकेशंस कहाँ से लेंगे आप? कोर्सेरा से, या इसके अलावा वर्कशॉप में भी कुछ ऐसी वर्कशॉप होती हैं IEEE की जिसमें वो एंड पे सर्टिफिकेशन भी देते हैं। एक ख़ास वर्कशॉप अरेंज कराते हैं वो 8 से 10 वीक्स की, और उसके बाद सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन लें, वो आपकी CV बिल्ड करने में काम आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई जनरल ठीक है, आपको पता है जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए ना आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, जिस तरह आपकी CNIC होता है, डोमिसाइल होता है, FRC होती हैं इन मैनी केसेस, ठीक है। तो अगर ये आपकी नहीं अभी तक आपने बनाई लिस्ट, जिस तरह काफ़ी लोगों ने डोमिसाइल ही नहीं बनवाया होता, वो आपको बाद में आके देना पड़ता है, ठीक है। तो डोमिसाइल अगर आपका नहीं है, या कोई भी ऐसा आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो अभी तक आपने नहीं निकलवाया तो वह निकलवा लें। सेकंड, अच्छा, इसके बाद है आपने क्या करना है, फ़ोटो कॉपीज़ करा के रख लेनी है ढेर सारी, ठीक है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ढेर सारी फ़ोटो कॉपीज़ करा के रख लें, और कोशिश करें जैसे ही कोई बंदा मिले उन्हें अटेस्ट भी करा के रख लें, क्योंकि बाद में आपको फ़ौरन से अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आपने फ़ोटो कॉपीज़ CNIC की, FSC की, मैट्रिक की अटेस्ट करा के रख लेनी है, ठीक है। हाँ, तो फ़ोटो कॉपीज़ आपने करा के रख लेनी है और अटैच भी करा के रख लेना है, क्योंकि बाद में एकदम से जब आपकी जॉब्स आना शुरू होंगी तो हर बार आपको अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होंगी जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपने अच्छे खासे सेट बना के ना उनको आपने अटैच करा लेना है। बाकी डिग्री जो होगी वो बाद में अटैच करा लेंगे। डिग्री क्या 10-15 कॉपीज़ करानी होंगी ना आफ्टर ग्रेजुएशन, उसको आप बाद में डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को करा लीजिएगा, पहले एटलीस्ट आप रेडी हो। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, उसकी भी ढेर सारी पिक्चर्स, एक जगह से ना कोई 20-25 पिक्चर्स या इससे भी ज़्यादा करा के रख लें, पासपोर्ट साइज़ प्रिंट करा के, ठीक है। क्योंकि 2 साल में बंदा इतना चेंज नहीं होता। 7th सेमेस्टर के एंड पे आपने ना अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स प्रिंट करा के रख लेनी है अपने पास, तो 2 साल तक काम आएंगे आपको, ठीक है। और सेकंड, उसके बाद आपने आजकल क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो ज़्यादातर जॉब जैसी होती हैं कि आपने स्कैंड कॉपीज़ अपलोड करनी होती है, स्कैंड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उसकी आपने स्कैन करा के अपने मोबाइल में बेशक रख लें, अपने कंप्यूटर में, ताकि आपको बाद में स्कैन वाला मसला ना हो, या मोबाइल से स्कैन ना करना पड़े। मोबाइल से भी स्कैन ठीक होता है, लेकिन अच्छा ये होता है कि प्रॉपर स्कैन हुई हुई आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट मेकिंग योर CV एंड रेज्यूमे। ये मैं कहूँगा CV फ़ौरन से नहीं बन जाती। मेरी भी CV बिल्ड होते होते पहले अच्छी नहीं बनी, फिर थोड़ी अपग्रेड होते होते अब जाके मैं कह सकता हूँ कि लाइक आफ्टर ईयर और सो मेरी एक परफेक्ट सी CV बन गई। तो अगर आप CV स्टार्ट कर देते हैं ना 7 में बनाना, तो पहले आप डिज़ाइन शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर आपने सर्च करना है कंटेंट के बारे में, क्या क्या कैसे किस जगह के ऊपर प्लेस करना है आपने। फिर CV सैम्पल्स एटलीस्ट देखना शुरू कर दें। CV बिल्डिंग साइट्स होती हैं, उस साइट्स का विजिट करें। अच्छी 3-4-5 CVs आप बनाना शुरू कर दें। CV और प्लस CV और रिज्यूमे में क्या फ़र्क होता है और ये किस किस चीज़ के लिए चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी आप देखें।
और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आप को डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन CV एंड रिज्यूमे और इनके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ पे बनाई जा सकती हैं। सही है, ओके। सो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कोशिश मैंने ये की है कि हर किस्म की जो बातें ना दरमियान में कवर कर दूँ इसके। स्टिल अगर कोई मिस हो गई है बात, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं उसका आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।